Hi Fishy Dentists, welcome back to the channel. I am Dr. Rashmi Singh, prosthodontist and implantologist, and in today's video is on a topic many of you have been requesting for quite some time. That is biocompatibility. We are going to dive into the various tests and evaluation methods used to determine whether a dental material is even safe and suitable to be used in patient's mouth. Before we get started, I do want to quickly apologize for not being able to post a video on Tuesdays as I usually do. Things have been a little packed with other responsibilities, but I truly appreciate your patience and continued support. So without any further delay, let's explore how we ensure that the material we are using are not just effective but also safe for our patients. With that, let's see what is biocompatibility. Biocompatibility can be defined as being harmonious with life and not having any toxic or injurious effect on biological functions. So, इससे क्या समझ में आता है? एक, फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो हारमोनियस होना चाहिए हमारे लाइफ के साथ, हमारे जो भी हम जहाँ पे भी उसको यूज करने वाले हैं, ओरल कैविटी में अगर हम डेंटल मटेरियल यूज करने वाले हैं तो दैट शुड बी हारमोनियस, एंड as well as it should not have any toxic effect or injurious effect to any of the biological function. In detail अगर इसी चीज को हम जो कि फिलिप्स पे डेफिनेशन दिया हुआ है, that is biocompatibility is the ability of the biomaterial to perform its desired function with respect to a medical or dental therapy without eliciting any undesirable local or systemic effects in the recipients or beneficiary of that therapy, but generating the most appropriate beneficial cellular or tissue response in that specific situation and optimizing the clinically relevant performance of the therapy. अब ये बहुत बड़ा डेफिनेशन है भाई, मुझसे तो नहीं याद होता इतना बड़ा डेफिनेशन, तो हम इसको तोड़ लेते हैं दो पार्ट में. बेसिकली इसमें क्या बोला जा रहा है कि बायोकम्पैटिबिलिटी एक ऐसी एबिलिटी है जहां पे उसको यूज किया जा रहा है किसी भी बेनिफिशियरी जो भी रिसीवर है उसके अंदर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कोई भी लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट, लोकल मतलब कोई भी इरिटेशन या फिर एलर्जी नहीं होना चाहिए, और सिस्टमिक इफेक्ट यानी कि अंदर सिस्टम के अंदर जो भी हमारे सिस्टम्स हैं बॉडी में उन पे कोई भी अनडिजायरेबल जो हम नहीं चाहते वो इफेक्ट ना करे, कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना हो, एज वेल एज. तो फर्स्ट हो गया कि कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है. एंड सेकेंड पार्ट ऑफ दिस डेफिनेशन सेज दैट एक तो कि इफेक्ट नहीं हो, लेकिन जो डिजायरेबल इफेक्ट है यानी कि जिस चीज के लिए हम वो मटेरियल यूज करना चाहते हैं कम से कम वो काम वो परफेक्टली करे. सो ये दो पार्ट हो गया. अगर इसको इजी सम चीज वर्ड्स में समझे तो इस तरह से समझ सकते हैं. सो आई हैव गिवन यू बोथ द ऑप्शंस, व्हाटएवर यू कैन रिमेंबर. सो ANSI एंड ISO ने कुछ टेस्ट दिए हैं फॉर द इवेल्युएशन ऑफ बायोकम्पैटिबिलिटी. ऑल्दो दिस चैप्टर इज वेरी बिग, बायोकम्पैटिबिलिटी अगर हम हर एक मटेरियल का पढ़ें तो इट विल बिकम वेरी बिग. सो आई एम जस्ट कवरिंग द टेस्ट टू इवेल्युएट द बायोकम्पैटिबिलिटी इन दिस वीडियो. ओके, सो देयर आर 3 टेस्ट बेसिक जो कि आपको हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, वेदर इट इज वाइवा और योर थ्योरी एग्जाम्स. सो यू हैव टू रिमेंबर 3 टेस्ट. सो फर्स्ट इज द लेवल 1 जहां पे प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, वो जो सबसे पहले करते हैं, जो कि हम उस डेंटल मटेरियल का सेल्यूलर रिस्पॉन्स देखते हैं, जो कि हम इन विट्रो यानी कि पेशेंट में नहीं, किसी भी एनिमल में नहीं, हम उसको सेल्यूलर लेवल पे पेट्री डिश में करते हैं, ठीक है. सेकेंड वन इज द एनिमल टेस्ट, सेकेंडरी एनिमल टेस्ट. ये होता इन वाइवो है, लेकिन ये ह्यूमंस या फिर प्राइमेट्स में नहीं होता है, ये होता है स्मॉलर एनिमल्स में टू इवेल्युएट द टिश्यू रिस्पॉन्स. तो फर्स्ट वाले में इन विट्रो हुआ जो कि हम सेल्यूलर रिस्पॉन्स देखते हैं. सेकेंड इज द वन जहां पे हम टिश्यू रिस्पॉन्स देख रहे हैं स्मॉलर एनिमल्स में. एंड द थर्ड वन इज द प्री क्लिनिकल यूजेज टेस्ट, या फिर अगर इन प्री क्लिनिकल यूसेज टेस्ट अगर क्लियर हो गया हमारे दूसरे एनिमल्स में, देन वी गो अहेड
and do the clinical trials which is done on the humans itself. So these are the 3 tests which we need to do before actually using that dental material in anybody's mouth, okay? To evaluate the biocompatibility of that dental material, कि क्या वो desirable जो हम चाहते हैं वो काम करते हुए कोई भी और undesirable systemic या local साइड इफेक्ट कॉज तो नहीं कर रहा है पेशेंट पे, ओके? सो लेट्स सी ईच ऑफ दीज टेस्ट वन बाय वन, व्हाट इज इट, देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ओके? सो द फर्स्ट वन आर द प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसको इन विट्रो टेस्ट भी कहते हैं. दीज आर द मोस्ट रैपिड एंड इकोनॉमिकल टेस्ट, क्योंकि हम इसे लैब में करने वाले हैं परफॉर्म. सेकेंड, द मटीरियल इज यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग द अक्यूट सिस्टमिक टॉक्सिसिटी. बहुत सारी टर्म्स हैं जो कि मैंने रेड में हाईलाइट किए हुए हैं, जो कि हम एक एक करके समझेंगे. द फर्स्ट वन इज द अक्यूट सिस्टमिक टॉक्सिसिटी. अब ये अक्यूट सिस्टमिक टॉक्सिसिटी क्या होता है? वो एडवर्स इफेक्ट ऑफ द डेंटल मटेरियल ऑन इंटायर बॉडी जो कि शॉर्टली आफ्टर यूजेज, ठीक है, या तो एक बार हमने उस डेंटल मटेरियल को यूज किया, उस एक बार के बाद जो इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, या फिर जो शॉर्ट टर्म यूज करने के बाद हमें जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है, उसको अक्यूट सिस्टमिक टॉक्सिसिटी कहते हैं. दैट कुड बी इवैल्यूएटेड बाय प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट. सेकेंड इज द साइटोटॉक्सिसिटी. अब साइटोटॉक्सिसिटी क्या होती है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटीरियल टू कॉज डैमेज और इवन डेथ ऑफ द सेल. तो क्या होता है कि हम उसको लैब में सेल कल्चर करते हैं और वहां पे हम देखते हैं कि क्या वो सेल के जो शेप, ग्रोथ और उसकी वायबिलिटी में कुछ चेंज हो रहा है क्या, जब हम उसको उस डेंटल मटेरियल से एक्सपोज कर रहे हैं. एंड इफ द सेल डाइज और शोज एनी एडवर्स रिएक्शन, दैट मीन्स द मटेरियल इज कंसिडर्ड साइटोटॉक्सिक एंड देन उसको मॉडिफाई करने की जरूरत है. थर्ड वन इज द इरिटेशन एंड द एलर्जिक रिएक्शन. अब ये जो इरिटेशन और एलर्जिक रिएक्शन होता है ना, वो किसी भी डेंटल मटेरियल से जो भी लोकल इफेक्ट कॉज करता है, वो ट्रिगर कर सकता है उसके इम्यून रिस्पॉन्स को और लोकली इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है किसी भी इंटैक्ट सरफेस पे. सो दैट system along with the acute systemic toxicity, cytotoxicity, irritational और allergic, उसके साथ साथ कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल भी हम इवेल्युएट कर सकते हैं यूजिंग द प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट. कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल वी ऑल नो, अगर हम वो डेंटल मटेरियल को इन कॉन्टैक्ट विद आर टिश्यूज रखते हैं तो क्या वो प्रोलॉन्ग यूज से किसी भी सेल में कैंसर कॉज करने की कैपेसिटी रखता है कि नहीं. सो दीज आर सम ऑफ द टेस्ट विच दीज आर सम ऑफ द इफेक्ट्स कह सकते हैं जो कि इवेल्युएट किया जा सकता है बाय द प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट. द डेंटल मटेरियल यहाँ पे क्या किया जाता है? डायरेक्टली प्लेस किया जाता है on the tissue culture cells and effect of these products and components. अब वो जो बैरियर क्रिएट किया जाता है, क्या वो प्रोडक्ट जो डेंटल मटेरियल हम रख रहे हैं, क्या वो उस बैरियर को लीच करके अंदर सिस्टमिक कॉज कुछ भी टॉक्सिसिटी टेस्ट या फिर जीनोटॉक्सिक टेस्ट जो कि म्यूटाजेनेसिस ऐसे कहते हैं, क्या वो स्टडी किया जा सकता है. सो दिस इज, आपको क्या क्या याद रखना है, ये एक तरह का इन विट्रो टेस्ट है जो कि लैब में होता है. इसी वजह से मोस्ट रैपिड है, क्योंकि हमें बहुत सारे जो वेरिएशंस, जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो नहीं देखने हैं, हम लैब में सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं. इकोनॉमिकल होता है, इवेल्युएटेड फॉर एक्यूट सिस्टमिक टॉक्सिसिटी, साइटोटॉक्सिक, इरिटेशनल, एलर्जिक, कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल. यहाँ पे क्या करते हैं? डेंटल मटेरियल्स आर प्लेस्ड डायरेक्टली ऑन द टिश्यू कल्चर सेल्स एंड द इफेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट और द component that leach through the barrier then are studied for either cytotoxicity and genotoxic test. अभी इसमें से आपको जितना भी याद रह पाए, आपको the most important thing which you have to remember is that it is an in vitro test. We are not doing it on the animals directly. So this is the first one. So जो कि हमने अभी पढ़ लिया, उससे हम डिराइव कर सकते हैं कि क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं. फर्स्ट, फास्टर रिजल्ट, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स जो कि जब हम एनिमल में यूज करते हैं वो सब हमें नहीं टेक केयर करना है. सेकेंड, लो प्राइस बिकॉज ऑफ द लैब टेस्ट.
थर्ड, स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, जब भी हम किसी एनिमल या ह्यूमन में करते हैं तो देयर आर एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, बट वेन एवर वी आर डूइंग इट इन लैब तो सारे वेरिएबल्स हमारे कंट्रोल में होते हैं, तो हम उसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं. क्या टेम्परेचर रखना है, कितनी देर के लिए करना है, वो हर एक सेल जो हम कल्चर कर रहे हैं वो सारा सेम कंडीशन में होना चाहिए. All these variables, these all can be standardized whenever we are doing it in vitro. Then testing, हम जितना बड़ा large scale test करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं. Then good experimental control, every single point is interrelated to each other and good mechanism of interaction. Although सब कुछ हमारे हाथ में है everything, वो हम interaction को फिर भी check कर सकते हैं. हमने पढ़ लिया कौन कौन से interactions. Disadvantage क्या है? Even though having so many advantages, ultimately we have to use these dental materials in a human being. ठीक है, तो जो भी रेलेवेंस होता है, जो कि हमें इन विट्रो टेस्ट में रिजल्ट मिलता है, वो डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं होता है इन वाइवो कंडीशंस के लिए, जहां पे अल्टीमेटली ये डेंटल मटेरियल्स यूज होने वाले. सो दैट इज काइंड ऑफ अ डिसएडवांटेज. तो ये फर्स्ट स्टेप क्रॉस करने के बाद हम पहुंचते हैं सेकेंड टेस्ट में, विच इज कॉल्ड एज सेकेंडरी स्क्रीनिंग एनिमल टेस्ट. अब ये होते हैं इन वाइवो टेस्ट जो कि हम एनिमल्स में परफॉर्म करने वाले. सो दीज आर मोर एक्सपेंसिव देन द प्राइमरी वंस. दीज आर द लॉन्ग टर्म टेस्ट. दीज आर usage test in which the material is evaluated in experimental animals जो कि होते हैं rodents, rabbits and guinea pigs. So हमने कई बार अपने जनरल कॉन्वर्सेशंस में भी यूज करते हैं कि उसको बेचारे को गिनी पिग की तरह यूज मत करो. इसीलिए करते हैं बिकॉज गिनी पिग्स, rodents, rabbits, these are the smaller animals बेचारे जिनके ऊपर सेकेंडरी स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है before introducing it into the bigger animals or even humans under the conditions that simulate the clinical use of the material. मतलब उन्हीं कंडीशन में उनको यूज किया जाता है जहां पे वो यूज होने वाले हैं in future. So the products are evaluated for its potential to cause the systemic toxicity. ठीक है, हमने पढ़ लिया था local toxicity and then systemic toxicity, inhalation toxicity. अब inhalation toxicity में क्या होता है कि जो भी fumes या फिर कोई dust particle कुछ ऐसा उस मटेरियल से तो नहीं हमारे लंग्स में पहुंच रहा है, that is going to be causing an adverse effect on patient's health. Then it could be the skin and the irritational, ये भी हम पोटेंशियल देखते हैं कि वो पर्टिकुलर जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं क्या वो इन स्मॉलर एनिमल्स के कांटेक्ट में आने के बाद उनके स्किन पे इरिटेशन तो कॉज नहीं कर रहा है. सेंसिटाइजेशन, यानी कि जब भी हम प्रोलॉन्ग यूज जब कर रहे हैं तो क्या फर्स्ट टाइम के बाद यूज हो रहा है. कई बार ऐसा होता है फर्स्ट टाइम के यूज करने पे कुछ नहीं होता बट डिलेड हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस भी देखे जाते हैं. एंड जो प्राइमरी स्क्रीनिंग टेस्ट में हमने नहीं पढ़ा, इम्प्लांटेशन रिस्पॉन्स, यानी हम डायरेक्टली वो मटीरियल प्लेस कर सकते हैं इनसाइड these smaller animals in the secondary screening test just to see how that dental material, how that animal is going to react with that dental material use. So the test material is held in contact with the skin for the long period of time just to check the allergic reactions. So if animal dies in few minutes or hours, that means the materials are considered very toxic. Advantage क्या होगा? Quite reliable as biological responses are investigated directly. Reliable क्यों है? क्योंकि ये इन वाइवो टेस्ट है, ये किसी एनिमल पे किया जा रहा है और जितने भी इन मटेरियल्स को यूज करने के बाद बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिल रहे हैं वो हम डायरेक्टली इसमें इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं. कॉम्प्लेक्स सिस्टमिक इंटरैक्शन भी अलाउड होता है क्योंकि हम इम्प्लांटेशन भी कर रहे हैं उस मटेरियल का इन दीज एनिमल्स. कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स होता है कंपेयर्ड टू इन विट्रो टेस्ट. Higher relevance, again all these points are interrelated to each other. It's just कि in vitro में बहुत सारे variables हमारे कंट्रोल में हैं तो हम उसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं और उसको लार्ज स्केल पे कर सकते हैं, वो उसका एडवांटेज था. लेकिन जो डिसएडवांटेज था वो था कि हम इन विट्रो
स्टडीज को डायरेक्टली इन वाइवो के रेलेवेंस में नहीं यूज कर सकते। वही चीज यहाँ पे हमारे जो सेकेंडरी स्क्रीनिंग टेस्ट हैं वो इन वाइवो हैं, तो वहां पे जो भी हमें रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं इन एनिमल्स के थ्रू, दैट आर मोर रिलायबल, मोर रेलिवेंट देन दैट ऑफ द प्रीवियस इन विट्रो टेस्ट। तो ये इसका एडवांटेज हो गया। देन डिसएडवांटेज क्या है कि ये कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि किसी भी एनिमल्स पे कर रहे हैं तो फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वी हैव टू सी द रिस्पॉन्स। एथिकल प्रॉब्लम्स होते हैं बिकॉज अगेन इट इज नॉट एथिकल। मुझे तो ये स्लाइड्स बनाने में और बोलने में भी इतना बुरा लग रहा है कि व्हाट दीज स्मॉल एनिमल्स, व्हाट दीज एनिमल हैज टू गो थ्रू जस्ट फॉर द अप्रूवल ऑफ दीज मटेरियल्स और इवन ड्रग्स जो हम मेडिकल यूज के लिए बहुत ही आम तौर पर यूज करते हैं। सो बहुत सारे एथिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड होते हैं in terms of using these new materials in these smaller animals. It cannot be controlled easily, as I have been saying a lot many times, that there are so many variables when we are using a material in vivo in some animal. Then the interpretation and quantification is difficult. Interpretation मतलब कि जब भी हम वो टेस्ट किसी पर्टिकुलर एनिमल में कर रहे हैं तो हर एक एनिमल का रिस्पॉन्स एक दूसरे से अलग हो सकता है। तो उन रिस्पॉन्स को इंटरप्रेट करने का जो और उसको क्वांटिफाई यानी यूनिट्स में डालने का जो भी वे होता है, जो भी मेथड होता है, दैट इज डिफिकल्ट व्हेन वी आर डूइंग इट इन वाइवो। And relevance to a specific use of the material is doubtful, again because we are using it in animals. The relevance yani the way they are reacting to the material could be a little different when we are using it in humans. Then let's go ahead and let's see the third one, which is the preclinical usage test. And after preclinical, we'll go ahead and see the clinical trials as well. So these are performed on subhuman primates, for example, the guinea pigs and the dogs. Most usage test involves presumably intact, मतलब अगर हमें ये usage test किसी में भी करना है तो हमें कुछ inclusion criterias होंगे to be used as the डॉग और द पिग जो भी हम यूज करने वाले हैं। द इंक्लूजन क्राइटेरियाज आर प्रिज्यूमली इंटैक्ट और नॉन कैरियस एंड नॉन इन्फ्लेम्ड पल्प होना चाहिए उस पर्टिकुलर एनिमल में और ह्यूमन में। देन when the tests are performed on human volunteers, it is called as clinical trials. Here the test conditions mimic the clinical use of the material in all regards. So ultimate क्या होता है एकदम end में when that material has gone through already these 3 stages, that material goes to the clinical trial जहाँ पे हम exactly same condition में उस material को use करते हैं in humans. So in dentistry, these usage tests are targeted for dental pulp, the periodontium, the gingival tissues as well as the mucosa. I hope it is clear. द एडवांटेजेस क्या होंगे? रेलिवेंस टू द रियल लाइफ कंडीशंस अश्योर्ड, यानी एग्जैक्टली वो डेंटल मटेरियल जैसा यूज होने वाला है वैसा करके हमने देख लिया और हम उसके सारे रिस्पॉन्सेज भी इंटरप्रेट कर चुके हैं, क्वांटिफाई कर चुके हैं और रेलिवेंट होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है? मेजर एथिकल कंसर्न। जो भी हमने एनिमल्स में यूज कर रहे हैं, व्हेनेवर अ लिविंग ह्यूमन या फिर even the animals are involved, there are going to be ethical concern. तो हमें ethical society से clearance लेना पड़ेगा before going ahead with the secondary as well as the preclinical or clinical trials. It is very time consuming and expensive also in order to perform these tests. It cannot be controlled easily, as I have already been telling you, and the interpretation and quantification again is very difficult whenever we are performing these tests on animal or humans. So in order to say that a material is biocompatible or not, one should offer minimal or no response and the test resolution time of response is detected. ठीक है, यानी कि जो भी मटेरियल हम टेस्ट कर रहे हैं उसका मिनिमल या बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं होना चाहिए, एज वेल एज जो डिजायर्ड काम जिसके लिए हम ये डेंटल मटेरियल
फर्स्ट प्लेस पे यूज कर रहे हैं वो अच्छे से करना चाहिए, और वो हम देखते हैं कि कितनी टाइम पीरियड पे वो रिस्पॉन्स आता है. So I hope this topic is clear to you, because it is very small topic which I have selected, but it is very important for your exam as well as for understanding how a material or a drug is tested before it is introduced in the market for a public consumption. So if you like my content, please like, share, subscribe to my channel, and I'll come up with the new video very soon. Till then, happy study.